नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज आरक्षण पर दंगल 27 में किसका मंगल। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से आरक्षण आंदोलन से सुलगी आग अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी संख्या में जनरल कैटेगरी के छात्रों ने जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि सरकारी सहायता देने का मुख्य आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार होना चाहिए। ये तस्वीरें हम चला रहे हैं जंतर मंतर की भी और लखनऊ की भी चला रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के रेगुलेशंस का विरोध किया। इसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आरक्षण सुधार आंदोलन के नेता हर्ष दुबे और छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से मुलाकात की। उनकी डिमांड को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इधर ब्रिजेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उधर विपक्ष ने अपने तर्कश से बीजेपी के खिलाफ सियासी तीर निकाल दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र बीजेपी रच रही। यानी इधर ब्रिजेश पाठक मिल रहे थे और उधर अखिलेश यादव इसी को लेकर अपनी बात सोशल मीडिया एक्स पर रख रहे थे। यह पीडीए समाज के खिलाफ एक और षड्यंत्र है। मामला आरक्षण का है तो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती कहां पीछे रहती। उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग ना तो उचित है और ना ही देशहित में है। लेकिन कहानी इतने पर खत्म नहीं है। विपक्ष हमलावर है। एनडीए के अपने जो लोग हैं वो भी तेवर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाला नहीं। आरक्षण मिलना कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। मतलब 27 के महादंगल से पहले यूपी में विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया। लेकिन सवाल ये कि आरक्षण पर यह दंगल किसका मंगल करेगा। देश में हर दांव में राजनीति तो छुपी ही होती। आपको यह बताऊं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपी का सियासी गणित क्या कहता है, फिर आप इसे बेहतर समझेंगे। 24 के आम चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को और धार दे रहे हैं। 2024 में सपा ने 17 आरक्षित सीटों में से 7 पर कब्जा जमाया था। वो इस बढ़त को बनाए रखने के लिए जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाकर बड़ा संदेश दिया है। और वहीं बहन जी ने भी अपने कोर वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह कि क्या ब्रिजेश पाठक का आंदोलन के साथ खड़े रहना बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। बीजेपी सामान्य वर्ग के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है। वो बताना चाहती है कि राज्य सरकार ने इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि उसके प्रतिनिधियों से संवाद करने का फैसला किया है। हालांकि यह फैसला बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों में अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां ओबीसी, दलित और आदिवासियों का ज्यादा प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी 21 से 22%। यह आबादी 403 सीटों में से 85 आरक्षित सीटों पर जीत हार तय करती है। 140 से ज्यादा सामान्य सीटों पर भी सीधा प्रभाव डालती है। वैसे आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर विपक्ष आरक्षण हटाओ मुद्दा का ज्यादा मुखरता से विरोध करता है तो बीजेपी क्या कहेगी कि तो ओबीसी, दलित राजनीति तक ही सीमित हैं। ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सामान्य वर्ग से कहेगी। सामान्य वर्ग में ये नैरेटिव बना सकती है कि विपक्ष आरक्षण व्यवस्था में किसी भी बदलाव के खिलाफ, क्योंकि यूपी में दलित 20 से 21% और सवर्ण भी 17 से 19% है, इसे याद रखिए। तो इसी पर आज सवाल इंडिया का है। जल्दी से कुछ बयान सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय करा दें। क्यों संग बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहते आई है कि बीजेपी की सरकार में आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश बीजेपी और आरएसएस मिलकर कर रहे हैं। शिक्षा सुधार का को लेके जो जैन जी और जैन अल्फा जो लगातार आंदोलन कर रहा है, उसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो बीच में इसमें आरक्षण का मुद्दा घुसा रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और इतनी हिम्मत है ना बीजेपी की तो कहें कि वो आरक्षण के खिलाफ है।
संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती। इसको अगर समाप्त करना है तो जातीयता खत्म हो जाए, आरक्षण अपने आप खत्म होगा। लोगों को जाति खत्म करने का आंदोलन चलाएं तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या देश नहीं जानता प्रोन्नत के आरक्षण के सवाल पर बिल किसने फाड़ा था? बिल की प्रतियों को वहां के संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से छीन करके किसने पारित नहीं होने दिया? क्या देश के दलित पिछड़े नहीं जानते कि समाजवादी पार्टी ने ही वो बिल फाड़ने का काम किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, उससे लाखों लोग नौकरी छोड़ के चले गए, कुछ आत्महत्या कर लिए। बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है। हमने कहा है उन बच्चों से भी कि हम अपने केंद्र के नेताओं से अवगत कराएंगे, भेंट कराएंगे और कोई सर्वमान्य हल निकलेगा। अवसर की कमी है तो लड़ाई अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए, किसी के मिले हुए अवसर को छीनने की नहीं, किसी के मिले हुए अधिकार को छीनने की नहीं। कौन मिलने जा रहा है आरक्षण विरोधी आंदोलन वालों से, ये सबको पता है। आज सवाल इंडिया का सीधे सीधे ये कि आरक्षण पर दंगल से किसे फायदा किसे नुकसान होने वाला है। 27 के पहले विपक्ष को नया हथियार मिल गया है क्या ये नीतिगत सुधार की मांग है या फिर विशुद्ध चुनावी ध्रुवीकरण है? क्या आरक्षण अब सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और क्या आरक्षण में सुधार संविधान पर हमला है? आज इन सब पर बात करूंगी। अपने मेहमानों से आपको परिचय करा देती हूं। सूरजपाल अम्मू अध्यक्ष है करणी सेना के, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं, ईशान त्यागी जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रही हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आया है आरक्षण पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कि चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की ये साजिश हो रही है। रेलवे में 2,40,000 पद खाली हैं, कह रहे हैं खड़गे। डिफेंस में 2,41,000 पद खाली पड़े हैं। पीएसयू में स्थायी नौकरियां खत्म करने का आरोप, ठेकेदारी बढ़ाकर आरक्षण का हक छीना जा रहा है। पीएसयू बेचो, आरक्षित नौकरियां खत्म करो। यानी वो सीधे ये कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां उन्हें खत्म करो तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। क्या इस तरह की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं? संविधान बदले बिना आरक्षण खत्म करने की ये नीति ला रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अधिकारों पर हमले का आरोप उन्होंने लगाया। सामाजिक न्याय विरोधी एजेंडा चला रही है बीजेपी, यानी कि बंद दरवाजे से आरक्षण हटाने की मुहिम का आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे का है। उनका ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं जो इस वक्त स्क्रीन पर है। अब मैं इसको सीधे सीधे पहले, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया है, उनका ये पोस्ट आया है, तो मैं पहले ईशान आप ही के पास आ रही हूं। जरा बताइए ईशान जी, क्या आपको ये सीधे लग रहा है कि बीजेपी आरक्षण हटाने की मुहिम चला रही है? सुचारिता जी, देखिए, ना केवल बंद दरवाजे से, वो मतलब चोर दरवाजे से, लेकिन खुले तौर पे भी बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये मेरे हाथ में जो है, ये गैजेट ऑफ इंडिया का एक ये जो नोटिफिकेशन आया था जातीय जनगणना को लेके, जातीय जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे उसको लेके ये गैजेट आया था होम मिनिस्ट्री से। इसका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, आप ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 जो जाति के बारे में पूछता है, उसमें केवल और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। और जातीय जनगणना का जो पूरा लक्ष्य था वो ये था कि जो ओबीसी समाज है उसको किस तरीके से हम आरक्षण दे सकें, किस तरीके से उनकी जो भागीदारी है उसको बढ़ा सकें। और ये सरकार जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही, हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट डाला, संसद में देश की मना किया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कि ये तक भी बोल दिया कि जो जातीय जनगणना करवाने वाले लोग हैं, ये जो सोच है ये अर्बन नक्सल सोच है। उसके बाद इन्होंने जातीय जनगणना को अप्रूव किया, तब जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पहलगाम में हमला हुआ था, तो अपनी साख बचाने के लिए जातीय जनगणना को किया। लेकिन इनकी मंशा इस प्रश्न से साफ है, जब प्रश्न नंबर 10 में ये ओबीसी को उसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं, जबकि
कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब हमारी सरकार थी तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हमने करवाया था, जिसके रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं करे। अब दूसरी बात देखिए, जो सामाजिक न्याय के हमारे योद्धा हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, वो हमेशा समानता की तो बात करते ही हैं, वो समतलता की भी बात करते हैं। समतलता का मतलब ये होता है कि एक हेड स्टार्ट किस तरीके से जो जातियां जिनको कुचला गया, जिनका सदियों पुराना पर ईशान, जो आपका मेन आरोप है जो अभी खड़गे जी लगा रहे हैं, मैं उस पर आना चाहती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है। अब मैं जरा नहीं, अब मैं इस पर जरा मैं बात करना चाहती हूँ एक बार। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, आरक्षण खत्म करने की सोच है बीजेपी की। मैं तो आज ये पूछना चाह रही हूं कि इस वक्त जो मौजूदा व्यवस्था है, क्या किसी भी राजनीतिक दल की ये आज के समय में क्या कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत कर पाएगा? मैं बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई भी राजनीतिक दल, जिस तरह की व्यवस्था अभी है। देखिए सुचरिता जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा कि ईशान त्यागी कह रहे हैं, त्यागी जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए सब कुछ कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए कौन जात हो ये बता दो। हर नेता जाति जाति चिल्ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूं। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस देश के राजनीतिक दलों को जरा समीक्षा करनी चाहिए। और कांग्रेस तो आरक्षण की पहले दिन से विरोधी रही है। क्या राजीव गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या जवाहरलाल नेहरू, सबने बाकायदा लिखित में विरोध किया है। ईशान जी, आप इतिहास देखेंगे तो समझ में आएगा। सवाल इससे आगे का है, क्या 75 वर्षों के बाद इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को आगे बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए? क्या इससे काम चलेगा? क्या आरक्षण की सीमा 45 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, ऐसे करके काम चल सकता है क्या? आरक्षण पूरी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स और जो पिछड़े वंचित समाज के लोग हैं उनको भरमाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। जरा आप सोचिए कि यादव अगर है तो उसको आरक्षण मिलेगा, भले ही वो कितना संपन्न है, और उसी का कोई ऐसा है जो ओबीसी कास्ट में ही आता है। पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं समझ पाता हूं कि आज के समय में भी हम लोग, मुझे तो शर्म आती है कि अगड़ा पिछड़ा करके बात करते हैं। किस आधार पर अगड़ा पिछड़ा भाई? ये विभाजन कराने की कोशिश है समाज की। नहीं, हिंदू समाज को जिस तरह से चित्रित किया जा रहा है, और जातियां अगर हैं तो जाति को खत्म कौन कर सकता है? या तो समाज करेगा या संविधान करेगा। हम मान लिए कि समाज नहीं कर पाया, तो संविधान क्यों नहीं करेगा? संविधान उस जाति को बढ़ा क्यों रहा है? संविधान उस जाति खाई को क्यों बढ़ा रहा है? समाज के तौर पर हर वर्ग को अपनी अपनी पहचान के साथ, गर्व के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो जाए? और मैं फिर कह रहा हूं, आरक्षण फिलहाल कोई हटाने की न सोच रहा है न हटाने की स्थिति में। हाँ, ये जरूर है कि आरक्षण का सही लाभ सही लोगों तक पहुंचे, क्या इसकी चिंता हो पा रही? क्या ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आज तो मैं कहूंगी कि एक ऐसा बयान जो संजय निषाद ने दिया, वो शायद अपने आप में बहुत से सवालों को और शायद समस्या को भी उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करना है तो जाति व्यवस्था ही खत्म कर दो, जाति व्यवस्था को खत्म करो। अब वो ये बयान दे रहे हैं क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से आरक्षण दिया गया, और वो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था क्या खत्म हो पाएगी? अब मैं अम्मू जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, ईशान जी पहले सबसे फर्स्ट कमेंट्स लूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। मैं जरा अम्मू जी आपसे पूछ रही हूँ, आप लगातार आरक्षण के खिलाफ एक रण का हिस्सा रहे हैं, तो आज मुझे बताइए, अब तो आरोप लग रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पूरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वो लखनऊ पहुंच गया, छात्र कह रहे हैं हमारा क्या, जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं हमारा क्या है, हम भी तो जेनजी हैं, पर हमारे बारे में तो कोई नहीं पूछ रहा है। सुचारिता, मैं एक तो आरक्षण का विरोधी ना था ना हूं। आरक्षण हटाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वो क्या है? गरीब की कोई जाति नहीं है। हाँ। परंतु जो गरीब जाटव है, गरीब बाल्मीक है, गरीब जो निचले स्तर का गरीबासी, पिछड़ा गरीब, जिसकी देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, ठीक है, जिसकी राहुल गांधी बात करते हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़े ओबीसी हैं, राजस्थान का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90 जातियां हैं ओबीसी की, सुचारिता, उसमें सिर्फ 11 जातियों को ही महत्व मिल रहा है, और वही उस पर कब्जा करके बैठे हैं। बाकी कहाँ जाएंगे 80 जो 79 जातियां हैं? इसी प्रकार हम एक बात कहते हैं, जो आप एक समीक्षा करा लो, आर्थिक आधार पर जनगणना का विरोध कर रही है ना मायावती जी, मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ। आप चाहते क्या हो?
बहन जी आप चाहते क्यों? 10 साल के लिए आपको आरक्षण दिया, देश का संविधान ने दिया, 10 साल के बाद हमें माफ करो ना। हमारी गलतियां कम सामान्य वर्ग में पैदा हो गए, हमारे बच्चों का कसूर क्या है? हमारा 90-95% वाला बच्चा रह जाता है और आपका 40% वाला बच्चा MBBS में एडमिशन ले लेता है, उस 40% वाले से अपना इलाज कराओ। परंतु देश के अंदर ऐसे तो मत करो ना, वो हमारे आपके बच्चे नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं। परंतु जो गरीब वाल्मीकि है, जिसको आज तक भी नगर पालिका में, नगर निगम में जो झाड़ू लेकर सफाई करता है हमारी गली मोहल्लों की, उसको आज तक पक्का नहीं कर पाए आप। कारण क्योंकि जाटव समाज ने सारे कब्जे कर रखे हैं। एक्चुअल में चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव हो, इन लोगों का आरक्षण से मतलब नहीं है, इनको वोट बैंक दिखता है सिर्फ। और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इस लाइन में आ गई है। हम कहते हैं जातीय जनगणना को छोड़ दो ना, आप आर्थिक आधार पे गरीब की कोई जाति नहीं। मैं निषाद की बात को मान रहा हूं, आप जनगणना कराओ, जाति खत्म कर दो। गरीब दो जातियां देश में, गरीब की जाति, एक अमीर की जाति। अमीर को हटा दो, गरीब को आरक्षण दे दो। रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं हम, सुचारिता। हमारा क्या मामला है? हमारे बच्चों को लाठियां मार रहे हो आप। हम गाली तो नहीं दे रहे देश के प्रधानमंत्री को, हम कॉकरोचों की तरह बकवास तो नहीं कर रहे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे। हमारे लड़कों को जंतर मंतर पर नहीं बैठने दे रहे। वो बेचारा हर्ष दुबे है, 4 दिन से लखनऊ में, ब्रजेश पाठक से मेरी बात हुई है मुख्यमंत्री महोदय से, हर्ष दुबे ने कराई है। हर्ष दुबे को उसके घर जाने दो। हर्ष दुबे को क्यों लखनऊ में बिठा रखा है? अर्चना पांडे नाम की विधायक, उसको दिल्ली से उठाकर ले गई जंतर मंतर से। आप हर्ष का नाम ले रहे हैं, मैं हर्ष दुबे से भी बात करूंगी, उनसे भी बात की हमने, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, आपने कहा कि कसूर क्या है हमारे बच्चों का कि वो सामान्य कैटेगरी में पैदा हो गए, तो इसलिए अब इस देश में, क्योंकि मुझे याद है मैंने हर्ष दुबे से जब पहले बात की थी नीट के लिए, तब उस समय उन्होंने यही कहा था कि मेरा क्या कसूर है, मैं इसलिए क्रैक नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सामान्य कैटेगरी से हूं, और ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। उनका मुद्दा भी एक मुद्दे के अंदर ही एक मुद्दा था। तो सीधी बात यह है कि आपने जो बात बोली अम्मू जी, मैं उस पर जरा धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी जरा बताइए, ये बात जो लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था ना सर, जो आरक्षण को लेकर, आरक्षण में रिफॉर्म्स को लेकर, सामान्य कैटेगरी, वहां पर बहुत से लोगों ने उनके बयान में सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है ओबीसी में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अब क्रीमी, मतलब वो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है, तो फिर उन्हें क्यों आरक्षण का लाभ मिल रहा है? ओबीसी में और बहुत से हैं और जातियां हैं जिन्हें लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये सही है जब वो कह रहे हैं, उनमें से एक ने कहा ओबीसी में सारा कोटा यादव ले जा लेते हैं या फिर बाकी लोग ले जा लेते हैं, छोटी जातियों का क्या है? सुचारिता जी, पहली बात तो आपकी बात में विरोधाभास है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर है, उसके बाद जो क्रीमी लेयर के ऊपर है वो भी लाभ ले रहा है। जब क्रीमी लेयर बना हुआ है तो उसके ऊपर कैसे लाभ ले सकता है? वो लाभ नहीं ले रहा है। ये आप मिस कोट कर रही हैं, चाहे किसी के बयान को बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब सीधी बात, उन्होंने ये कहा आर्थिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न जो लोग हैं उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है। आरक्षण तो उन लोगों के लिए, ये मैं बता रही हूँ जो कोट कर रहे हैं बच्चे वहां पर जिन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा जिनके परिवार समृद्ध हो गए वो भी आरक्षण तो इसीलिए था ना कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो परिवार तो पहले से मेन स्ट्रीम में है। पिछड़ापन का जो परिभाषा है ना, एक तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, तो एक दूसरा परिभाषा। हाँ। जो सही परिभाषा ये है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा कौन है और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा कौन है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आप सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी? हाँ बिल्कुल पिछड़े। आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं? सुन, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज में, आप क्या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? आप सुनिए ना मेरी बात, आप सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ, मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा इसलिए कह रहा हूँ। अब आप सामाजिक पर आ गए, आपने कहा शिक्षण वाले में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर है ना आप, पहले बताइए। बिल्कुल प्रोफेसर हैं, बिल्कुल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो क्या मैं कहूँ आप शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं? अब तो सुनो, बहुत से बच्चे, मेरी एक बात सुनिए, बहुत से बच्चे सामान्य कैटेगरी के, धर्मेंद्र जी, क्या प्रोफेसर बन पाए आपकी तरह? नहीं सर, आप मेरी बात तो सुनिए सही। मैं प्रोफेसर बन गया, मैं क्रीमी लेयर में आ गया, अब मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को आप समझिए पहले। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर किसी का शोषण किसी जाति के आधार पर हुआ है, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से हुआ है, और ये शोषण सदियों से होता चला आया है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको तो रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन कभी इस तरह से मत सोचिए कि हमने इनको दे दिया उनको दे दिया। इस देश की 85% जो आबादी है, अगर वो मुख्य धारा में नहीं आएगी तो इस देश का विकास होगा ही नहीं। सहमत हूं आपसे। सुन लीजिए, दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अभी जो रिजर्वेशन का मैं आपको असलियत बताता हूं। जेएनयू आपने जानती होंगे ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 30 जुलाई और 31 जुलाई को प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ।
30 जुलाई को ओबीसी का हुआ और 31 को एससी का हुआ। मैं कोर्ट लेकर कर रहा हूं, नाम लेकर के बता रहा हूं ताकि देश की जनता को पता चले। अब वहां पर ओबीसी में 15 लोग क्वालिफाई हुए प्रोफेसर के लिए, और उस 15 लोगों में 10 लोग, लगभग 10 या 11 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे, और उनमें से 6 लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूं, एक मेरे बहुत क्लोज है, वो गए थे और बता रहे थे क्या? उसमें 6 लोग ऐसे थे जो किसी दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। हाँ। आज भी हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वहां पे एनएफएस कर दिया गया। तो आप मुझे बताइए कि 6 लोग जो पहले से केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हाँ। उनकी योग्यता को आपने बिल्कुल नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। उनमें से एक लोग ऐसे हैं, योग्यता को नकारा है, बिल्कुल नकारा है। ये मैं कोट करके कह रहा हूँ। तो पहले से किसी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उनकी योग्यता उन्हें फिर से सिद्ध करने की क्या जरूरत है सर? तो एनएफएस क्यों किया बताइए ना आप? जब 6 लोग पहले से किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपके यहाँ इंटरव्यू देने आ रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि 6 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आप ये कह रहे हैं जाति की वजह से हुआ है, पिछड़ी जाति के है ना, इसलिए एनएफएस हुआ। अब मैं सुनिए, वही सुन लीजिए, वही ईडब्ल्यूएस की जितनी भर्तियां हो रही हैं पूरे देश के अंदर और प्रदेशों में, एक सवाल ले लूं। किसी भर्ती में एनएफएस नहीं हो रहा है। एनएफएस अगर हो रहा है तो आपका ओबीसी में हो रहा है और एससी एसटी में हो रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर बोलना चाह रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर मुझे बोलिए। प्रोफेसर साहब जी, आपने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, क्रीमी लेयर में आता हूँ, मैं तो आप कहता हूँ आज बड़ा दिल करके काम कीजिएगा। सूरजपाल सिंह अम्मू क्षत्रिय है, मैं कह रहा हूँ मेरे को आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे खानदान को नहीं चाहिए, परंतु गरीब क्षत्रिय को दे दो। परंतु धर्मेंद्र यादव आज नेशनल टीवी पे एक बड़ा दिल करके एक बात बोलिएगा कि मैं क्रीमी लेयर में आ रहा हूँ, मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कहें कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण से हटा दो, गरीब को आरक्षण दे दो, गरीब मुसलमान को दे दो, सामान्य वर्ग का जो मुसलमान है उसको आरक्षण दे दो। आप प्रोफेसर आप बड़ा दिल करो यार, आप जो कह रहे हैं गरीब क्षत्रिय, सुन लीजिए ना मेरी बात प्रोफेसर, सुन लीजिए ना, जो आप कह रहे गरीब क्षत्रिय है अगर तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब ब्राह्मण की बात कर लो, गरीब बनिए की बात कर लो, गरीब बनिए की बात कर लो, गरीब ब्राह्मण की बात कर लो, गरीब बनिए की कह रहा हूँ, गरीब ब्राह्मण की कह रहा हूँ, गरीब क्षत्रिय की कह रहा हूँ। आपको उसे आरक्षण मिला हुआ है 10% का आर्थिक आधार पर, और इस देश के किसी एक आदमी ने 140 करोड़ आप उसको आरक्षण मांगते हैं, लेकिन आप उसको आरक्षण क्या वो मिल रहा है? मुझे बताइए, क्या वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्यों करना चाह रहे हैं? वो नहीं मिल रहा प्रोफेसर, अब मेरी बात नहीं मिल रहा, मैं स्थिति प्रोफेसर नहीं मिल रहा। सुचरिता जी, जब आप स्थिति अच्छा गरीब मुसलमान को मिल रहा है क्या? गरीब मुसलमान को मिल रहा है क्या? आप पक्ष में? प्रदेश में 42 मुसलमान के पक्ष में, गरीब मुसलमान के पक्ष में है क्या? समाजवादी पार्टी मुसलमान के पक्ष है। को भी जानिए वर्तमान स्थिति। अच्छा मैं एक मिनट, समीक्षा की जो बात कर रहे हैं, गरीब मुसलमान तो आपका वोटर है, कौन वोटर है? उत्तर प्रदेश में 42 विश्वविद्यालय, एक बार विवेक जी, गरीब मुसलमान प्रदेश में 42 विश्वविद्यालय है और उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताइए? उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं सर, प्रतिनिधित्व एसटी का नहीं, आप बिल्कुल सुनिए मेरी बात सुनिए। उनकी आबादी है 21%, तो उनका रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर पे क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए बड़ा मुद्दा ये, एक मिनट सुनिए ना भाई धर्मेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं उसमें गलत नहीं है। मुझे एक मिनट रुकिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल जो ये छात्र उठा रहे हैं, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वही छात्र जो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सीधा ये कहना है कि ये तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए था, तो इसलिए अगर वो जो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं उनको भी अभी लाभ मिलता रहे तो ये कहां सही है? मेरा बड़ा सवाल है विवेक जी, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आता है और चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है भाई जी? क्या मतलब आरक्षण अब चुनावी मुद्दा बन गया बस? हाँ देखिए, मैं शुरू करूंगा इस चीज से कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्यागा। अंबेडकर जी ने कहा मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, हिंदू बन के रहूं, परिवार हिंदूवादी रहे, बच्चे हिंदूवादी रहे, और हमको उसमें एक ब्राह्मण के बराबर इक्वल स्थान मिले, नहीं मिला तो अपने फॉलोअर्स को लेकर के बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा हमें जस्टिस इसमें नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, बात सिर्फ नौकरी की, पैसे की, ओहदे की नहीं है। क्या सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आज भी एक दलित समाज की है? क्या गरीब से गरीब कायस ब्राह्मण, राजपूत या बनिया किसी दलित से, किसी एससी से, किसी बैकवर्ड से आज भी विवाह करेगा? शहरों के अंदर माहौल बदला है, दिल्ली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी तहसीलों में आज भी छुआछूत की भावना है, खान पान में एक व्यवधान है, आज भी है, और मैं देख करके आया हूं और 6 महीने पहले देख करके आया हूं, अलग बर्तन देख करके आया हूं गांव के अंदर। तो मैं आपको बड़ा कैटेगरिकली बोल रहा हूं। नंबर 3, डिबेट है किस बात पे? कम्युनिस्ट पार्टियों में एक डिबेट हुई थी शुरू में, क्योंकि हम लोग मार्क्सवादी हैं, हम सिर्फ आर्थिक आधार को मानते थे कि इंडिया के अंदर मार्क्सवाद के तहत
आरक्षण दिया जाए तो ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस। लेकिन बाद में जब डिस्कशंस हुए कम्युनिस्ट पार्टियों में तो डिसाइड किया गया इन इंडिया कास्ट स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल। अगर कास्ट को उभार दिया तो क्लास स्ट्रक्चर बहुत हद तक डिमोलिश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा मजदूर वर्ग, किसानों के अंदर बड़े जमींदारों के यहाँ जो लोग मजदूरी करते हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, वो किसानों के मजदूर की यूनियन है, ये सारे के सारे जो हैं इसमें दलितों का ही एक अभिप्राय। अभी भी स्थिति नहीं बदली है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मैरिज नहीं है, ये फैक्ट है। और डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन सोशल स्टेटस में है। विवेक जी, आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने एक सवाल दूसरा पूछा था कि राजनीति को सूट करता है आरक्षण का मुद्दा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। राजनीति को सूट करता है क्योंकि आरक्षण की बात चुनाव के समय जरूर आती है। मुझे याद है हर्षवर्धन जी 24 का चुनाव, और उस समय फिर से ये मुद्दा उठाया गया और फिर संघ प्रमुख को आकर कहना पड़ा कि भाई ऐसा कोई भी किसी तरह की कोई वो सोच नहीं है कि आरक्षण का मुद्दा आगे आए, लेकिन आरक्षण हटने वाला नहीं है, ये संघ प्रमुख को आके कहना पड़ा। तो ये राजनीति को सूट करने वाला मुद्दा बन गया, ये भी दुखद है। एक मिनट विवेक जी, एक सेकंड। सुचेता जी, राजनीति को भी सूट कर रहा है या राजनीति को दूषित कर रहा है? हाँ, सही बात। भाई मैं कह रहा हूं कि जब एससी एसटी क्या कोई जाति है क्या? एससी एसटी कोई जाति नहीं। देखिए, जो लोग डिबेट करते हैं वो झूठ बोलते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कोई जाति नहीं है। इस देश में जिनको सामाजिक आधार पर, किसी अन्य आधार पर पीड़ित, वंचित माना गया, उनको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। संवैधानिक शब्द है, उसमें अलग अलग जातियां आती हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें और किसी जाति को शामिल किया जा सकता है तो शामिल कर दीजिए। कल को कोई ओबीसी में है, कल को नहीं है। कोई एक सेंट्रल लिस्ट में है राजनीतिक तौर पर, कोई एक यूपी की स्टेट की, कोई गुजरात की, कोई मध्य प्रदेश की, कोई पंजाब की, कोई कर्नाटक की। ऐसा पिछड़ा कैसे हो सकता है? और या मतलब मैं तो नहीं मानता हूं। हम तो अपने जब से बचपन से हमने देखा है, यादव किसी भी पैमाने पर पीड़ित वंचित नहीं रहा है। पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी इतना सच्चा क्यों है? वो प्रोफेसर है, सिर्फ इस नाते मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे गांव बोलने दीजिए। मेरे आसपास में कोई यादव किसी ब्राह्मण से, कभी किसी राजपूत से, किसी से कोई ऐसा पीड़ित वंचित नहीं रहा। और फिर मैं कह रहा हूं, एससी एसटी में ढेर सारी जातियां हैं जिनको सामाजिक तौर पर किसी को अस्पृश्यता का, किसी को भेदभाव का शिकार होना पड़ा, लेकिन यादवों को कहां शिकार होना पड़ा? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? जैसे आप कहते हैं चलिए ब्राह्मण राजपूतों ने हक ले लिया, जैसे वैसे क्या यादवों और कुर्मियों को आज ये नहीं कहना चाहिए कि हम इससे बाहर आ रहे हैं? हमारे ही जो दूसरे भाई हैं जो पिछड़ी जातियों में शामिल किए जाते हैं, और मुझे तो ये कहते हुए भी बुरा लगता है। पता नहीं इस देश की राजनीति कैसी दूषित हो गई है कि पिछड़ी जातियां कही जा रही। अरे भाई, जब रहा होगा तब रहा होगा। आज संविधान के दायरे में आप अगला पिछड़ा खत्म कीजिए। हम भारत के लोग, और धर्मेंद्र जी प्रोफेसर है सिर्फ इसलिए नहीं, मैं तो श्रृंखला गिना सकता हूं। हमेशा से संपन्न समाज, पशुपालक समाज, गौपालक समाज, खेती वाला समाज, वो यादवों का रहा है। कहां कमजोर है जरा एक जगह बताइए। लेकिन इस सच को नहीं सुनेंगे। एक बार जो कमजोर लोग हैं उनको वो हिस्सा नहीं देना चाहते। असली मुश्किल यहां है। देखिए हर्षवर्धन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया जिससे मैंने शो की शुरुआत की। एक बार मैं ईशान जी के पास पहले जा रही हूँ, आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, ईशान जी के पास पहले जाऊंगी। उन्होंने ये पोस्ट करके कहा कि देखिए आरक्षण खत्म करने की एक साजिश हो रही है। अब ईशान जी, ये उसी तरह की स्क्रिप्ट लगती है जो 2024 में घटी थी। उस समय भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने कहा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और देखिए ये संविधान बदल रहे हैं, संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, और उसका सियासी फायदा आपको 24 के चुनाव में हुआ भी है, आप माने ना माने। अब क्या वही स्क्रिप्ट फिर से 27 के चुनाव से पहले दोहराने की कोशिश है क्या? ये आप जानते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है इस देश में, और ये बीजेपी वाले भी, ये बाकी जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, या फिर मैं कहूं आज भी इस पैनल पे जो लोग हैं, वो कोई भी ये नहीं कह रहा कि आरक्षण खत्म कर दो। देखिए, अभी संघ प्रमुख की बात हुई, आरक्षण को समीक्षा करने की जो बात करी गई थी वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने करी गई थी। अच्छा चलिए, एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बोल रहे थे कि जो हुआ होगा वो हुआ होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरे और आपके परिवार को, मेरे पुरखों को कभी भी भेदभाव नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि हमारे नाम में त्यागी या त्रिपाठी लिखा हुआ था। इसलिए मेरे और आपके पुरखों को कभी अन्याय नहीं झेलना पड़ा। मेरे और आपके पुरखों के जो कुएं थे वो हर समाज के कुएं से अलग नहीं थे। मेरे और आपके पुरखों को कभी भी अस्पृश्यता नहीं झेलनी पड़ी जिस तरीके से
आपने देखा होगा, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ सुचरिता जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड गए थे, हल्द्वानी गए थे, वहां उन्होंने मंच से भाषण दिया। उस मंच का शुद्धिकरण करने का काम कुछ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, मानसिकता वाले लोग हैं, हिंदुत्ववादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके जो मंच है उसका शुद्धिकरण करने का काम किया। तो क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि आज भी अनटचेबिलिटी हमारे देश में खत्म हो गई है कि नहीं हुई है? अनटचेबिलिटी को अगर खत्म किया, अगर सबको समान अधिकार दिया, अगर सबको समतल अधिकार दिया, तो वो देश के संविधान ने दिया। देश के संविधान के जितने भी रचयिता थे उसमें बाबा साहब अंबेडकर भी थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी योगदान है, उसमें सरदार पटेल का भी योगदान है, उसमें मौलाना आजाद का भी योगदान है, सबका योगदान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, जो चोर दरवाजे से ये कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप एडहॉक नौकरियां देना शुरू कर देंगे, अगर आप सब चीजों को पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं आरक्षण, और अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है और सरकार या तो पद खाली रखेगी या प्राइवेटाइज कर देगी पीएसयूज को, या टीचरों की बात करें तो एडहॉक पे नौकरियों पर रखेगी, तो आप चोर दरवाजे से आप चुपके चुपके आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं। और रही बात देखिए राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने हमेशा बोला है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो ये कहते, एक सेकंड, ओबीसी समाज की, ओबीसी की अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ओबीसी कभी यहां चले जाते हैं, कभी दूसरी लिस्ट में चले जाते हैं, कभी सेंटर की लिस्ट अलग होती है, स्टेट की लिस्ट होती है। अरे साहब वो पता कैसे चलेगा जब तक जातीय जनगणना नहीं हो पाएगी पूरी, जब तक पूरी जनगणना ये सरकार नहीं करवाएगी जातीय जनगणना, तब तक ये पता कैसे चलेगा कि कितनी जातियां पिछड़ी जातियां हैं और कितना उनका जो आप कह लीजिए उनकी आय है वो है। और दूसरी बात, अच्छा ये गैजेट में क्यों नहीं है? अगर आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ, इन जो क्वेश्चनएयर है इसमें क्यों नहीं? देखिए मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ठीक है ईशान जी आपने अपनी बात रखी, मैं एक चीज पूछूंगी। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं, अम्मू जी बोलना चाह रहे हैं, मैं सबके पास जा रही हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा आप सबसे है, और खासकर ईशान जी आपसे, विवेक जी से और धर्मेंद्र जी से है, कि अगर कोई वर्ग आरक्षण पर रिफॉर्म्स की बात करना चाहे तो क्या उसे ये अधिकार भी नहीं है? जैसे ही कोई बात शुरू होती है एकदम से आवाजें उठने लगती हैं, आरक्षण पर बात कर दी, कैसे कर सकते हैं बात? एक तबका ऐसा भी है ना जो इस पर चर्चा करना चाहता है, तो क्या नहीं होनी चाहिए? धर्मेंद्र जी इसे सिरे से खारिज कर दो। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी तो ये बात कही थी, संविधान के रचयिता ने भी ये बात कही थी कि आरक्षण उस दायरे तक, जब एक ऐसा समाज हो जब आरक्षण की जरूरत ना पड़े, एक ऐसा समाज जब एक दायरे तक देश में वो जातियां पहुंच सके। उसी पे आ रहा हूं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान के विधायक जय देवी कौशल पासी समाज से आती हैं। वो मंदिर में गई, उन्हें पूजा नहीं करने दिया गया, अगरबत्ती नहीं जलाने दिया गया। इससे ज्यादा सामाजिक अपलिफ्टमेंट किसका हो सकता है? अगर उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव सहना पड़ रहा है तो इसका मतलब जाति के आधार पर पिछले हजारों वर्षों से कितना भेदभाव कोई सहा होगा। दूसरी बात, जो समीक्षा करने वाले लोग कहते हैं कि समीक्षा करेंगे, आप मुझे बताइए, समीक्षा तो यहाँ भी होगी कि देश के उच्चतम न्यायालय में कितने जज ओबीसी के बने, कितने शेड्यूल कास्ट के बने, कितने शेड्यूल ट्राइब के बने, उसकी समीक्षा देश के सामने आनी चाहिए। देश की मीडिया में कितने लोग ओबीसी के हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब के हैं, वो भी आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में 90 लोगों की सेक्रेटेरिएट है और वहां ओबीसी 0 है। देश के प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं ओबीसी हैं। तो ये ओबीसी का प्रतिनिधित्व, अगर नेतृत्व करने वाला नेता क्या है? अब सुन लीजिए ना, देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? मेरी बात सुन लीजिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र, वो देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं रखेंगे, वो नेतृत्व कर रहे हैं, सेक्रेटरी नहीं रखेंगे, विश्वविद्यालय में नहीं रखेंगे। नहीं, क्या ये नहीं रखेंगे वाली सोच है? क्या ये नहीं रखेंगे वाली सोच है? आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जो खुद ओबीसी से आता है वो क्या खुद नहीं रखेंगे वाली सोच रखता है? धर्मेंद्र जी ये मत करिए, ये मत करिए। देश की पार्लियामेंट में बताया गया कि 90 सचिवों में से कोई भी ओबीसी का नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने जाति रख के नियुक्तियां की? क्या उन्होंने जाति देखकर नियुक्तियां की? पार्लियामेंट में दिया गया है। सर एक बात बताइए, क्या उन्होंने जाति देखकर नियुक्तियां की? क्यों नहीं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, ओबीसी समाज में काबिलियत लोग नहीं है सर, क्योंकि नियुक्तियां जाति देखकर नहीं सर, में काबिल नहीं है। आप ये बात कहते हैं ओबीसी में काबिल नहीं है। जब भर्तियां ओबीसी के हिसाब से हो रही हैं, जब एससी के हिसाब से भर्तियां हो रही हैं, मुझे बात के हिसाब से भर्तियां हो रही हैं, उनको रखना। अच्छा धर्मेंद्र जी मुझे एक बात बताइए। हाँ बताइए। एक बात बताइए कि क्या देश में अलग अलग जातियां, आप मानते हैं हर जाति में हुनर है? हर जाति में हुनर है? वो हुनर कहाँ हर जाति नहीं, सुनिए ना मेरी बात, हर जाति में हुनर है, हर जाति
हर जाति का हुनर है और हर जाति आपने कहा बराबर है, उसको एकाधिकार मिलना चाहिए। धर्मेंद्र जी, एकाधिकार की बात ना आप कहते तो हैं, लेकिन देखिए आपकी पार्टी के सारे सांसद एक ही जाति के आते हैं, तो बाकी जातियां महत्वपूर्ण नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए? बता दीजिए जरा, बता दीजिए आज 37 सांसद में कितनी जातियां हैं आप बता दीजिए जरा। प्रिया सरोज, लालजी वर्मा, सर वो नहीं, आप मुझे बताइए, सपा के नेतृत्व में सब एक ही जाति के, मेरा मतलब ये है। और आप और मैं सीधे ये बोलना चाह रही हूँ, आप असली सवाल को मैं असली नकली नहीं कर रही हूँ। ये जातिवाद पार्टियां भी फैलाती है, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये जातिवाद पार्टियां भी फैलाती है। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि जातिवाद को पार्टियां नहीं फैलाती क्या? ये बड़ा क्लियर कट क्वेश्चन है मेरा। फैलाने की बात कर रही है आप, मुझे बताइए पीएमओ फैलाते हैं ना, फैलाते हैं, कोई भी ओबीसी ठीक है, नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब कोई मैं ये सवाल सुनिए, आपका ये सवाल मैं जरा एक बार अम्मू जी से लेती हूँ। अम्मू जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जाति देखकर नियुक्तियां हो रही हैं भाई। अम्मू जी देखिएगा, बात सुनिएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र से मैंने 2 सवाल पूछने, आपके माध्यम से पूछूंगा, बहस नहीं करूंगा। क्या जो सामान्य वर्ग का मुसलमान है उसको समाजवादी पार्टी आरक्षण देना चाहती है कि नहीं? गरीब मुसलमान। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो जुल्म किए हैं वो यादव समाज के लोगों के नाम एफआईआर रजिस्टर्ड है। अरे ये प्रोफेसर धर्मेंद्र मानते मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ आपको। इसका रिजर्वेशन से क्या सुनिएगा, अरे सुनो भाई, आपको बताए जुल्म उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म आप कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का जुल्म आप कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म आप कर रहे हो। धर्मेंद्र जी नहीं, धर्मेंद्र जी प्लीज, मैं कह रही हूँ आपने बोला ना, उन्हें भी बोलने दीजिए। मैंने आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? कोई ठेकेदार है जुल्म करने के? तो आप भी तो कह रहे हैं पीएम की नियुक्तियां एक ही आपसे जुर्म किसने किया है? गरीब आरक्षण बताइए। सर एक मिनट ना, एक करके बात करेंगे ना धर्मेंद्र जी। आपने बोला किसी, उन्होंने टोका नहीं आपको, उन्होंने नहीं टोका। चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, भूल मत जाइए। सबसे ज्यादा दलित समाज ठीक है, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की पार्टी के। अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी प्लीज, मेरे को मैं एक करके सबके पास जाना चाह रही हूँ। आपका पक्ष आपने रखा तो वो भी तो रखेंगे ना सर, उन्हें भी तो नहीं, तो आप उनके हिसाब से आप गलत फैक्ट रख रहे हैं। गरीब वाल्मीकि, ये तो हर किसी को लगता है मैं ही सही बात रख रहा हूँ। हाँ बोलिए मुझे, बोलिए। कमाल करते हो। अब मुझे बात रखिए जल्दी से, समय कम है मेरे पास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिएगा, गरीब की कोई जाति नहीं है, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, गरीब किसी भी जाति का हो। ये राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, ये लोग क्यों नहीं कहते कि गरीब को उसका हक मिले? गरीब की क्या जाति है जी? गरीब जो भूखा मर रहा है, पिछड़ा हो गया है, उसके पल्ले कुछ नहीं है बेचारे के, खाने को 2 रोटी नहीं है, सर के पर छत नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसका आरक्षण नहीं चाहती राजनीतिक पार्टियां। अरे अपनी दुकान चला रहे हो, अरे बेशर्मा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैंने भाजपा को छोड़ा है, परंतु गरीब के हक की लड़ाई लड़ूंगा और मरते दम तक लड़ूंगा। ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, राजनीतिक दलों का ये देश हम सब का 140 करोड़ लोगों का समझ सकती हूँ। मैं कैसी बात कर रहे हैं? अरे भैया, मुझे जरा विवेक जी हर्षवर्धन जी को रखिए स्क्रीन पर, विवेक जी को रुकिए ना धर्मेंद्र जी, अत्याचार किया है जो बात अभी कही हर्षवर्धन जी, चाहे वो खड़गे जी की बात हो, हर्षवर्धन जी को रखिए जरा, जो बात खड़गे जी की बात हो, जो ईशान जी कह रहे थे अभी, और ये बात एक फैक्ट है। आज के समय में भी हम ये देख रहे हैं जो एक तरह का एक छुआछूत है, या फिर जिस तरह से एक सामाजिक अपलिफ्टमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन क्या वो हर तबके तक, नीचे तक पहुंच चुका है? शायद नहीं पहुंचा है। तो आज हम इस बात पर क्यों बार बार आ जाते हैं कि आरक्षण हटाओ? नहीं सुचेता, सबसे पहले तो ये फैक्ट नहीं है, ये झूठ है। उन्होंने कोई खड़गे जी के ऊपर दलित होने की वजह से नहीं किया था। उन लोगों का बयान है, उन्होंने बाकायदा कहा कि रामलीला मैदान के मंच से इस्लामिक नारे लगे थे कांग्रेस की रैली में, इसलिए हमने किया। जिन लोगों ने किया उसमें ये सब कहानियां हैं। नंबर 2 ये कि विवेक श्रीवास्तव, ईशान त्यागी और धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, उनको अस्पृश्यता झेलनी पड़ी। इन तीनों लोगों में से किसी को नहीं झेलनी पड़ी सुचेता। धर्मेंद्र यादव कब अस्पृश्यता का शिकार हुए जरा मुझे बताएं। और
मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी के नहीं कि आप जब तक ये नहीं करेंगे, मैं आरक्षण तो किसी भी समाज में जरूरी होता है, लेकिन आप कहेंगे 25, 30, 50, 100 आरक्षण करते जाओ, ये किसी चीज का समाधान नहीं, ये देश को पीछे ले जाना है। और जो लोग ऐसी बात करते हो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं जिनके लिए जरूरी है वो करिए। और अगर आप इसके बावजूद कह रहे हैं तो इसका मतलब 75-80 साल आरक्षण देकर भी आप जातीय जो चीजें हैं, दुर्भावना, वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो उसका तरीका है, उसका कानून है, उसके आधार पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये आरक्षण करके ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आरक्षण असफल रहा है, कोई उससे काम नहीं हुआ, जो यही लोग कह रहे हैं। देखिए, अब ये बात अभी हर्षवर्धन जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा उससे फायदा क्या हुआ है, यही लोग सिद्ध कर रहे हैं कि फायदा कुछ नहीं हुआ है। विवेक जी जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। विवेक जी। अरे बिल्कुल फायदा हुआ है, किसने कहा फायदा नहीं हुआ है? इतने सारे आईएएस बने, आईपीएस बने, छोटी छोटी नौकरियों पे, क्लरिकल नौकरियों पे, यहाँ तक की पक्की नौकरी एमसीडी के अंदर। धर्मेंद्र जी तो अभी बता रहे थे कि नहीं पहुंचे। फायदा हुआ है, पूरा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आंशिक फायदा तो हुआ है। मान सम्मान में बढ़ोतरी भी हुई है। अब डर लगता है किसी को SC ST बोलने में, एक्ट लग जाएगा। फर्क नहीं पड़ा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया ना पहले जिस आदमी को दुत्कार करके, तो कानून बना ना। आरक्षण का क्या लेना देना? कानून बना। अरे भाई साहब, कानून है भाई, अच्छी बात है। पॉलिटिक्स है तभी कानून बनेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव पार्टियां हैं तभी कानून बनेगा। धर्मेंद्र यादव को कब झेलना पड़ा, ईशान त्यागी को कब झेलना पड़ा? सुनिए टेलीविजन पर देखिए, एक सीधी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब भी आरक्षण की बात होती है, इस देश से आरक्षण नहीं जा रहा है, लेकिन क्या एक वर्ग अगर उस पर चर्चा करना चाह रहा है तो वो चर्चा भी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि ये बार बार चुनाव के समय क्यों आता है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन, और ये दुखद है कि आरक्षण का सीधा सियासी कनेक्शन बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।